तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों एएलपी का जो सीरीज चलते आ रहा था, मतलब कुछ चंद ही समय बचा हुआ एग्जाम के लिए, तो उसी एग्जाम के सिलसिले में आगे आ गए हैं और जो होमवर्क दिया गया था उसी होमवर्क के माध्यम से जो वो डिस्कशन अभी आपको जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी साथी अभी जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे साथी जो है हमारे इस एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो वो जुड़ पाए। और यहाँ आपको बताते ये चले कि जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल बटन को जो वो ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो या फिर इससे रिगार्डिंग जो भी आपको एएलपी का ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा तो ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है आपको वहाँ मिल जाएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ ज्वाइन होने के बाद एएलपी के रिगार्डिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग जो है जो भी नोटिफिकेशन होता है या फिर आपको जो है होमवर्क दिया जाता है वो सारा चीज़ आपको ग्रुप के माध्यम से अपडेट जो वो सबसे पहले मिल जाता है। तो हर दिन की भांति जो सिलसिले चलते आता है, जो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दिन पहले उस क्वेश्चन का जवाब जो दूसरे दिनों के पहले लिया जाता है। तो कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जो है क्या हो जाएगा, उसका सही जवाब सेरिबेलम हो जाएगा और यह एक पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे साथी जवाब दिए हैं, लेकिन जवाब देने वाले जो सबसे तेज होते हैं यानी फास्टेस्ट, जिनका जो 5 लोग जवाब देते हैं उनका नाम जो हमारे ग्रुप डिस्कशन टीम के द्वारा ऊपर लाया जाता है। और इसमें आज पहले स्थान पे आए हैं सुबोध कुमार जी आए हैं जो कि पचपैका से आए हैं। दूसरे स्थान पे प्रशांत बाबू जी पटना से आए हैं। तीसरे स्थान पे विनय कुमार जी छपरा से आए हैं, छप्पर फाड़ के आए हैं। और चौथे स्थान पर ममता राय जी जंदा वैशाली बिहार से आई हैं। और 5वें स्थान पर जो वो कुंदन कुमार जी आए हैं जो कि गया से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और जो क्यूज के लास्ट में क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब देते हैं। और जो है आज शनिवार है, कल जो है आप लोगों को संडे होने वाला है और संडे का जो कि अंतिम रामबाण एक तरह से समझ लीजिए, जो कि स्पेशल जो है एक तरह से हर चैप्टर को रिवीजन कराने के वजह से जो आपको जो है होमवर्क दिया, वैसे तो संडे को होमवर्क नहीं दिया जाता है, वो कल के लिए आप इसको इंतजार कर लीजिए। कल जो आपको एनसीईआरटी का जो है वो एसके झा सर का जो पीडीएफ बुक है और उसके बाद जो उसके बुक निकाला गया है पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ जो रहता है उसके माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो जहाँ तक होने वाला होगा उसको खत्म जो है कल के वीडियो में किया जाएगा। और आज जो होमवर्क दिया गया था जो क्लास 10th के माध्यम से उसके माध्यम से वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहले करंट अफेयर रहता है पहले करंट अफेयर को ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद जो है उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के संसाधनीय व्यापार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 23वां स्थान जो इसमें दिया गया है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पर जो है वो ब्रिटेन हो जाएगा। और इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 23वें स्थान पर जो है वो दिया गया। और लास्ट वाला जो है 30वें स्थान, इसमें 30वें स्थान पे कौन है? 30वें स्थान पे रसिया हो जाएगा। मतलब 30 को देश होता है, 30 को देश में भाग लिया है। 30वें स्थान पे रसिया और 23वें स्थान पे कौन हो जाएगा? इसमें भारत जो है वो 23वें स्थान पर हो जाएगा। ये रशियन हो जाएगा 30वें स्थान पे। आगे बढ़ेगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी किया है? ये सुन लीजिए, ये बेंजामिन नेतन्याहू, उसके बाद योआव गैलेंट और इब्राहिम अल मसरी, ये तीनों के खिलाफ जो है वो क्या किया है? गिरफ्तार वारंट जो है वो जारी किया है। ठीक है, और ये जब भी जो इसको जो है ना यह जारी जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो है इसको जो है वो जारी किया गया है। और इसका जो है ना जो इसमें इसमें टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 को न्यायाधीश होते हैं। और 15 को न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है ना वो 9 वर्षों का जो होता है। और उसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग, जो कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में इसका मुख्यालय जो है वो पड़ता है। चलिए आगे बताइए कि दीपम 2.0 जो है वो किस इस योजना को कौन सा सरकार लॉन्च किया है? वो आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। दीपम 2.0 जो है वो आंध्र प्रदेश के जो वहाँ की क्या कहते हैं सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और वहाँ जो गैस सिलेंडर जो है इसको बांटने से दीपम 2.0 से हो जाएगा। आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में लॉन्च यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध जो है किससे हो जाएगा? ये टीकाकरण से हो जाएगा। यूबिन हो जाएगा तो टीकाकरण से हो जाएगा। कोविन होता था ना, वो कोरोना वायरस के लिए टीकाकरण आया था, उसके लिए आया था, कोविन हो जाएगा वो। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हवाई अड्डे और प्रवेश के अन्य बिंदुओं को विकिरण खतरे का आकलन करने के लिए पार्ट ऐप जो है ना वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो IAEA के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है वो कहाँ स्टार्ट किया है? वो लद्दाख में किया है, जो कि इसकी राजधानी है लेह। वहाँ जो है इसके द्वारा जो है इसरो के द्वारा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है वो लेह में स्टार्ट किया गया, जो कि इसकी राजधानी हो जाएगी लद्दाख की जो है वो राजधानी हो जाएगी। आगे बताएगा, हाल ही में आरबीआई ने किस पड़ोसी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं
INR और MVR के साथ सीमा पर लेन देन के साथ समझौता किया है, तो वो मालदीव। IN से इंडिया हो जाएगा और MV से क्या हो जाएगा, मालदीव। यानी इस दोनों के बीच जो है सीमाओं पर RBI अपनी मुद्राओं के जो है वो लेन देन किया है। तो सीमा की बात करें तो भारत और मालदीव के साथ, INR से MVR हो जाएगा तो भारत और मालदीव के साथ जो है वो किया गया लेन देन में स्थानीय मुद्रा को जो है वो स्टार्ट किया गया है। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, मोहम्मद मोइजू जो है वो हो जाएंगे। चलिए आगे बताएगा, भूटान की राजधानी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थिम्पू, और वहाँ की मुद्रा जो हो जाएगी वो नगुल्ट्रम हो जाएगी। ठीक है, साउथ कोरिया की जो है ना वो मुद्रा क्या हो जाएगी, वॉन वहाँ की मुद्रा। वियतनाम की क्या हो जाएगी, डोंग। मुद्रा पूछ रहे हैं, डोंग यहाँ की जो है मुद्रा हो जाएगी। इजराइल की क्या हो जाएगी, न्यू शेकेल। हाँ, मुद्रा ही पूछ रहे हैं, ये इजराइल क्या हो जाएगी, न्यू शेकेल हो जाएगी। चलिए आगे बताएगा, जापान का क्या हो जाएगा, येन जो है जापान का हो जाएगा, और भारत का क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान का हो जाएगा तो पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका का क्या हो जाएगा, रैंड। साउथ अफ्रीका क्या हो जाएगा, रैंड जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में माउंट लेवटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया में। लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ फटा है, इंडोनेशिया में ही फटा है। आगे बताएगा, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, ये केरल राज्य को। केरल राज्य को जो है सबसे अच्छा समुद्री राज्य का पुरस्कार जो है उसको दिया गया है, केरल राज्य को जो वो दिया गया, सबसे समुद्री राज्य दिया गया है। और सबसे अच्छा जो है ना, सर्वश्रेष्ठ समुद्री अगर यूटी की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर को जो वो दिया गया। और सबसे अच्छा जिला जो है यूटी है, यूटी पूछे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ जिला जो हो जाएगा ना वो कोल्लम पड़ेगा, वो भी कहाँ का पड़ेगा, केरल का। देखिए आपको राज्य की बात करेगा तो हो जाएगा केरल, यूटी हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर, और जिला की बात करेगा तो हो जाएगा कोल्लम, जो कहाँ पड़ता है, केरल में ही जो यह पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट को किसने प्रक्षेपित किया है, ये लकड़ी का उपग्रह कौन छोड़ा है, ये जापान के द्वारा जो है वो छोड़ा गया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया है, ये उत्तर प्रदेश में। यानी कुकरेल नाइट सफारी पार्क जो है वो कहाँ स्थापित होगा, ये उत्तर प्रदेश में ही जो यह स्टार्ट होने वाला है। और यह जो है ना देश का पहला नाइट सफारी जो है ये होने वाला है, उसका उद्घाटन 2026 में जो है, मतलब 2026 तक जो इसको बनाने की घोषणा लक्ष्य जो है ये रखा गया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो ये रखा गया है। चलिए आगे बताइएगा, छठ जो पूजा होता है इसमें जो है ना किस देवता का पूजा किया जाता है, भगवान सूर्य का जो है वो अर्घ जो है वो दिया जाता है। बताइए यूएसए के 47वें राष्ट्रपति जो कौन बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बन गए हैं। किस पार्टी से थे वो, रिपब्लिकन पार्टी से जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बन गए हैं। चलिए आगे बताइएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को जो है अक्टूबर महीने में कौन सा स्थान दिया गया है, 83 अक्टूबर महीने में कितना कौन सा स्थान दिया गया है, 83 में स्थान जो है वो दिया गया है। आगे बताइएगा, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया जाएगा, ये आपको हरियाणा में होने वाला है। संविधान संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, ये आपको हरियाणा में जो वो स्टार्ट किया जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, और इसका शुभारंभ जो है ना वो किसके द्वारा किया गया है, जो कि ओम बिरला। कौन हो जाएंगे, ओम बिरला। ये जो है लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं इनके द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। और ये भारत संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर जो है वो किया गया है 23 नवंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बताएगा, हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध जो है ना वो किस भाषा से हो जाएगा, ये भोजपुरी भाषा से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर का संबंध जो है ना किस व्यक्ति से हो जाएगा, ये रामचंद्र गुहा से हो जाएगा। किस हो जाएगा, रामचंद्र गुहा से इनका संबंध जो है वो हो जाएगा। आगे बताएगा, हाल ही में बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जो है ना किसके द्वारा जीत लिया गया है, ये इटली के द्वारा जो है बिली जीन किंग कप जो है किसके द्वारा जीता गया है, ये इटली के द्वारा जो है वो जीत चुका है। और इसका जो है ना आयोजन जो किया गया था वो स्पेन देश में किया गया था, उसको जीता कौन है, इटली जीता है। और इसमें स्लोवाकिया को नहीं, बिली जीन किंग गेम जो है ये स्पेन में हुआ है और इटली इसको जीता है। और हारने वाला कौन हो जाएगा, स्लोवाकिया जो है इसको जो है वो हार गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो होगा 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये बिहार राज्य में, वही जो नया स्टेडियम बना राजगीर वाला उसी में जो है घोषणा कर दिया कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो होगा 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये बिहार राज्य में ही होगा। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, और इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था इसका ये कहाँ किया गया था, ये आपको तमिलनाडु में किया गया था। ये कहाँ किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था। ठीक है, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जो है सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? किस राज्य के द्वारा सदर उत्सव को जो है वो राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है? तो ये तेलंगाना के द्वारा जो है वो घोषित जो है वो कर दिया गया है। बताएगा, भारत भूटान एकीकृत चेक पोस्ट दर्रांग जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये असम राज्य में किया गया है। भारत और भूटान के बीच सीमा हो जाएगा जो कि चेक पोस्ट बनाया गया है, जिसका नाम है दरांग। क्या नाम है? दरांग। और यह जो है इसका आरंभ जो है वो कहाँ किया गया है? असम में किया गया। चलिए आगे बताएगा, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ जो है ना, यह कहाँ आरंभ हुआ है? ज्ञान कुंभ तो ये पुदुचेरी में आरंभ हुआ है। कहाँ आरंभ हुआ है? पुदुचेरी में जो है इसको आरंभ जो है वो किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ जो है किसे नियुक्त किया गया है? ये सूसी विल्स जो है इसकी चीफ ऑफ स्टाफ, जो व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ कौन घोषित हुई है? सूसी विल्स जो है इसको घोषणा जो है वो किया गया है। और आज जो कि करंट अफेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि हाल ही में पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिको बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बोके और बॉलिंग जो है क्या हुआ? ये नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? बोके और बॉलिंग का नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। तो जो करंट अफेयर का क्लास मतलब सीरीज था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया, जो डेली करंट अफेयर का रहता है। और इसके लास्ट में भी आपको करंट अफेयर देखने को मिलने वाला जो कि एसपीडी का रहता है, उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। अब जो है इससे पहले जो है जो कि होमवर्क में दिया गया था एनसीईआरटी के द्वारा जो है धातु और अधातु क्लास 10th का चैप्टर हो जाएगा। और फिर से हम बोल रहे हैं कि कुछ साथी जो बार बार कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि इसका कौन सा बुक है, इसका कोई बुक नहीं है। जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको ग्रुप में होमवर्क के माध्यम से दे दिया जाता है और उसी के माध्यम से अभी जो है रिवीजन कराया जाता है। तो बताइएगा, जो साथी पढ़ के आएंगे जवाब दीजिएगा कि बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जब जल कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का पदार्थ बनाता है। और यह काले रंग का पदार्थ जो यह पदार्थ क्या बनता है? ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है यह बनता है। यानी कॉपर को जो है वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का एक पदार्थ बनाएगा और वो पदार्थ क्या कहलाता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो कहलाता है। आगे बताइए, वाला क्वेश्चन है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु जो है ना वो कौन सा गैस उत्पन्न करती है? ये हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करती है। आगे बताइएगा कि मतलब डैश और डैश मतलब दो चीज़ इसमें भरना है आपको। डैश और डैश जो है ये अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना और चांदी जो है वो अत्यधिक ताप पर जो है वो आपको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जो है वो नहीं करते हैं। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2 8 3 है, तो इसका जो है नाम क्या हो जाएगा? ये 2 8 10 और 3 13 पे कौन आ जाता है? अल्युमिनियम। और इसका संकेत क्या हो जाएगा? Al जो इसका संकेत हो जाएगा। आगे बताइएगा, एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 2 8 10 4 14 पे कौन आता है? सिलिकॉन जो है वो 14वें नंबर पे आता है। और जो आपको आ जाएगा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, यानी 8 2 10 8 18 1 19 पर क्या आ जाएगा? पोटेशियम आएगा। 19 पे कौन आएगा? पोटेशियम। आर्गन हो जाएगा तो 18 पर आएगा और 20 पे कौन हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होता है कि हीलियम परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये 2 को होता है। वो 2 रहता है, वो आपको अपवाद में है जो कि अक्रिय गैसों की श्रेणी में रहता है। आगे बताइए कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। उसमें से घट जाता है, 8 में से घट जाता है एगो होता ही, इसमें एगो होता ही है। ठीक है। आगे बताए ठीक है सर। आगे बताए क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? इसका भी 1 हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व की संयोजकता 0 होती है? ये हीलियम की क्या हो जाएगी? अक्रिय गैस में इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0 जो है वो हो जाएगी। आगे बताइए, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 को। बाह्यतम कोष में पूछेगा तो कितना होगा? 7 को इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा। आगे बताएगा, धातु और अधातु के बीच जो है ना कौन सा आबंध बनता है? तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है। धातु और अधातु के बीच आयनिक बॉन्ड जो है यह बनता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए जो है ना उस पर किसकी परत चढ़ा दी जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। और हम बताए भी थे कि जस्तीकरण करने से पहले जो उसको किस अम्ल से साफ किया जाता है? H2SO4 और HNO3, इस दोनों से क्या किया जाता है? पहले उसको साफ जो है वो किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है और इसी अशुद्धियों क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। यानी अयस्क में मूल्य अशुद्धियों क्या कहते हैं? गैंग जो है कहा जाता है। अभी बहुत अच्छा सा गैंग चलता है, बिश्नोई गैंग। अगला क्वेश्चन बताया कि शुद्ध लोहा जो है ना बहुत नरम होता है और इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। शुद्ध लोहा बहुत ही नरम होता है, इसको टाइट करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन जो है इसमें मिलाया जाता है। आगे बता दीजिएगा कि जब कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखेंगे तो धीरे धीरे जो है इसके ऊपर एक हरे रंग का परत बन जाएगा और यह हरे रंग का परत जो है वो क्या रहता है? कॉपर कार्बोनेट जो है यह बनता है।
कॉपर कार्बोनेट, संक्षार नहीं होता है वो भी। आगे बताया कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जो है जल में विलय होता है, तो यह तत्व कौन सा तत्व हो सकता है? ये कैल्शियम तत्व जो है यह हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बता दीजिएगा कि वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाया जाता है, किसमें सजाया जाता है? अवरोही क्रम में। धातु की क्रियाशीलता में धातु की क्रियाशील की अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम में अगर सजाया जाता है तो उस सूची को मतलब उस श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहा जाता है? उसको सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। मतलब उसके जो है क्रियाशीलता को दर्शाएंगे अगर अवरोही क्रम में तो उस श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहेंगे? सक्रियता श्रेणी जो है उसको जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बताइए कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है ना? तो धातु के इसी गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धनीयता जो है यह कहा जाता है। आगे बताया कि जो सिलिकॉन जो है ना यह क्या है? एक प्रकार का ये अर्धचालक है, उसके साथ साथ जो है उप धातु भी जो है वह हो जाएगा। आगे बताइएगा कि नाइट्रोजन है, यह धातु है या अधातु है? नाइट्रोजन अधातु हो जाएगा, ठीक है। कार्बन भी क्या है? अधातु भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहते हैं? तन्यता। मतलब पीट के छतरी बना देंगे तो क्या हो जाएगा? आघात वर्धनीयता। पीट के चादर बना देंगे तो आघात वर्धनीयता, और खींच के तार बना देंगे तो तन्यता हो जाएगा, ठीक है। आगे बताएगा सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइएगा कि सिलिका जो है ना यह धातु, अधातु और उपधातु में क्या हो जाएगा? ये उपधातु है। सिलिका क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। आगे बताइएगा कि किसका उष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम है? ऑप्शन बेस्ट है शीशा का उष्मीय और विद्युत चालकता क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। बताइएगा कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकाल सकते हैं? ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। आगे बताइए क्रायोलाइट किसका गैस हो जाएगा? एल्युमिनियम का गैस हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अमलगम एक मिश्र धातु है और जिसमें सुन लीजिए पहले, उसमें जो है ना क्या कहते हैं? अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा बना रहता है, और धातु क्या हो जाएगा? पारा जो उसमें हमेशा बना रहता है। आगे बताएगा 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जाता है? ये 2 किलोमीटर लंबा तार जो है वो खींच सकते हैं। बताएगा लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना और चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना, ये सभी किसका उदाहरण हो जाएगा? ये सभी संक्षारण का उदाहरण जो है यह हो जाएगा। आगे बताएगा क्वेश्चन है खुली वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु कैसी हो जाती है? काली हो जाएगी। सिल्वर की वस्तु काली हो जाएगी और कॉपर की वस्तु हरियर हो जाती है, ठीक है। बताएगा पीतल क्या हो जाएगा? एक प्रकार का मिश्र धातु हो जाएगा। और ये किसमें किसका मिश्रण है? ठोस में ठोस का ही मिश्रण है। तांबा और जस्ता का 70 और 30% के अनुपात में इसको जो है मिलाया जाता है। ये पूछता है कि पीतल किसमें किसका मिश्रण है? तो ठोस में ठोस का मिश्रण हो जाएगा। आगे बताएगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है ना वो अभिक्रिया नहीं करती है, तो ऑप्शन बेस्ट ऑफ क्वेश्चन है ये तांबा जो है, मतलब अभ्यास वाला प्रश्न भी उसमें ऐड किया गया है। वो तांबा जो इससे अभिक्रिया जो है वो नहीं करती है। बताएगा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएगा? सोना। और सबसे अधिक की बात करेगा तो पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसको क्या कहेंगे? अमलगम। तुरंत बताएं कि अमलगम में एक धातु हमेशा रहेगा और वो धातु क्या हो जाएगा? पारा। मतलब अगर कोई मिश्र धातु अमलगम है, मतलब पारा है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो मिश्र धातु अमलगम हो जाएगा। खाली पारे पारे करते हैं, खाली अमलगम भी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, ठंड रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कॉपर का निष्कर्षण जो है ना वो किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर पाइट्राइट से जो है इसका क्यूप्राइट से इसका निष्कर्षण जो है वो किया जाता है। आगे बताएगा लोहा जो है ना निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर देता है? ये कॉपर से क्या कर देता है? उसको विस्थापित कर देता है। निम्न वाला जो भी क्वेश्चन है वो अभ्यास वाला प्रश्न है, उसको उठा के पटक दिया गया है। आगे बताइएगा पूछ देते हैं ताकि कभी कभी सुन ले रहिएगा तो एग्जाम में सुनिएगा तो आप निम्न वाला पहले ध्यान में कहीं आ जाए। आगे बताइएगा कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाते हैं तो ताजा मिश्रण में एक्वारेजिया मिलता है? ये 3:1। देखिए ये हमेशा जो है ना कौन सा अवस्था में रहता है? ये सांद्र में रहता है। HCl और HNO3 दोनों किस कौन सा रूप में रहेगा? ये सांद्र। तनु रहेगा तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो दोनों किस में रहेगा? सांद्र में रहता है।
आगे बताएगा धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा ऑक्साइड बनाती है? धातु ऑक्साइड। अगर धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो धातुई ऑक्साइड, अगर अधातु करेगी तो अधात्विक ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा कैसी होती है? क्षारीय होती है, और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन जो है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? धातु और धातु में बताना है, तो धातु क्या करता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि सल्फर, कार्बन और आपको ऑक्सीजन, ये सभी जो है धातु, अधातु और धातु में क्या हो जाएगा? ये सभी अधातु है। सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन ये सभी क्या है? अधातु हो जाएगा। आगे बताइए कि अगला क्वेश्चन है कि सबसे धातु कौन सी है जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है? तो ये पोटेशियम। पोटेशियम क्या हो जाएगी? सबसे क्रियाशील हो जाएगी। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उस पर कौन सी परत जम जाती है? हरा रंग का परत जो है वो जम जाती है। मतलब देखिए, कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉपर पे हरियर चढ़ता है और सोना पे चांदी पे करिया चढ़ता है, समझ रहे हैं ना। चलिए, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज जो है ना वो किस मिश्र धातु से बना होता है? पीवीएसएन, शीशा और टीन से जो वो बना रहता है। बताइएगा सिनेवार किसका अयस्क हो जाएगा? पारा का अयस्क हो जाएगा। बताइएगा सल्फाइड अयस्क से धातु के ऑक्साइड करने की प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि एक धातु है जो कि अमलगम नहीं बनाती, तो ऑप्शन वेस्ट है, ये लोहा जो है ये अमलगम जो है वो नहीं बनाती है। बताइएगा कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का, Cu और Sn का जो है मिश्रण हो जाएगा कांसा। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? ये आपको सोना क्या करता है? उच्च ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया जो है वो नहीं करता है। आगे बताइए कि एनोडीकरण जो होता है, एनोडीकरण इसमें संबंध में जो है ना, या एल्यूमिनियम पर धातु की मोटी ऑक्साइड की परत जो उसमें बन जाती है एनोडीकरण में। बताइएगा वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक हो जाएगा? तो सोडियम एक ऐसा धातु है जो विद्युत के सोडियम एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक जो है यह सोडियम नहीं, ठीक है। देखिए, इसमें छोटा लिखा हुआ ना, उल्टा ऑप्शन है, देख लीजिए। सोडियम में ग्रेफाइट हो जाएगा, समझे? ग्रेफाइट एक धातु है जो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। सोडियम एक धातु हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो Ca से क्या हो जाएगा? Ca से कैल्शियम हो जाएगा। ये क्या होता है? धातु जल में डालने पर क्या होता है? ये तैरने लगता है। आगे बताइए, हीलियम जो है ना कैसा तत्व हो जाएगा? ये अक्रिय गैस का तत्व हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि इसमें से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो ये तांबा सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। आगे बताइएगा कि घर में लगी बिजली के तार पर जो है किसकी परत चढ़ी रहती है? ये पीवीसी यानी पॉलीविनाइल कार्बन की, क्या कहते हैं? पीवीसी का उसकी जो परत जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत जो है वो चढ़ी रहती है। बताइएगा कि कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा जो है कमरे के ताप पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में जो है वो पारा रहता है। आगे बताइएगा कि किस तत्व की परमाणु संख्या जो है 12 हो जाएगी? तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 12। और सोडियम में कितना हो जाएगा? 11 जो है सोडियम का हो जाएगा। आगे बताइएगा कि किस धातु का गलनांक सबसे कम हो जाएगा? तो ऑप्शन बेस्ट है, सोडियम इसमें लिए हुए हैं। आगे बताइएगा सिनेवार को गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर यह जो है कौन सी धातु इसमें अपचयित जो यह हो जाती है? तो ये Hg मतलब क्या हो जाएगा? पारा जो यह हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, वो किस पे मुक्त होता है? एनोड पर जो है यह मुक्त होता है। और इस पे कौन सा आवेश रहता है? पॉजिटिव आवेश जो इस पे चला रहता है। आगे बताइएगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है, और धातु के इसी गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता जो है वो कहा जाता है। बताइएगा कौन सा धातु तत्व जो है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? तो ये आपको चांदी लिए हुए ऑप्शन सर्विस उठाए हुए हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि धातु जैसे डैश और मरकरी उष्मा के खराब चालक होते हैं। तो ये लेड मतलब क्या हो जाएगा? शीशा जो है ये मरकरी उष्मा क्या हो जाएंगे? खराब, यानी कुचालक जो है यह हो जाते हैं। आगे बताइएगा कि फिर ऑप्शन वेस्ट है। बताइएगा एनोडीजाइंग की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग जो है वो किया जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब जो है आपको जो कि वहाँ एग्जाम पोर्टल का था उसको ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद जो लूसेंट का जो है वो साइंस जो है उसमें कल जो है आपको जो अल्फ़ा बीटा और गामा जो इसके रेडियो सक्रियता है वो ख़त्म कर दिया गया था। अब उसके बाद जो है वो फिजिक्स में ही नाभिकीय विखंडन तथा संलयन जो है इससे कुछ क्वेश्चन बनता है, उसको जो वो कराया जा रहा है। बताइएगा।
चलिए आगे बताया कि वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक जो है ना वो दो भागों में टूट जाता है और इसी टूटने की प्रक्रिया जो है ना वो क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन जो है वो कहलाती है। और विखंडन के दौरान जो ऊर्जा बनती है उसी को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी एक भारी नाभिक जो है दो भागों में टूट जाती है, इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और उस विखंडन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो कहा जाता है। आगे बता दीजिए कि सबसे पहले नाभिकीय विखंडन जो है ना वो किस अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा दिखाया गया था, तो ये स्ट्रॉसमैन और हॉर्न के द्वारा जो यह दिखाया गया था। जो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन जो हुआ था उससे ऊर्जा निकली थी उसको किसके द्वारा दिखाया गया था, स्ट्रॉसमैन और हॉर्न के द्वारा जो सबसे पहले जो वो दिखाया गया था। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो यह पाए कि यूरेनियम के नाभिक जो है ना वो दो खंडों में क्या होते हैं, विभाजित जो है वो, मतलब अपना प्रयोग किस पे किए थे, यूरेनियम 235 पर जो इसका प्रयोग जो है वो किए थे। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो दो प्रकार की होती है। वकील साहब मुंह उठा के बोलिएगा, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला अनियंत्रित होता है, दूसरा नियंत्रित होता है। उसी में आगे चल के आपको संलयन और विखंडन होता है, नियंत्रित विखंडन होता है और अनियंत्रित होता है। तो बताइएगा कि बता दीजिएगा कि किस अभिक्रिया के दौरान तीन नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण नाभिकियों का विखंडन जो है 1, 3, 9, 27 इसके अनुसार जो है ना इसमें ऊर्जा जो है वो तीव्र रूप से होती है। ये नियंत्रित में होती है, अनियंत्रित में होता है। तो जिसपे नियंत्रण नहीं है वो क्या हो जाएगा, अनियंत्रण। जिसमें नियंत्रण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नियंत्रित जो है अभिक्रिया जो है वह कहलाती है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु बम का विकास जो है ना वो किसके मार्गदर्शन में किया गया था, ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जो है इसके निर्देशन में किया गया था। और इसका प्रयोग जो है ना वो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हुआ था वो किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो प्रयोग किया गया था तो वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इसका प्रयोग जो है वो किया गया था। इसमें जो है ना परमाणु बम बनाने के लिए जो है यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु बम का सबसे पहली बार प्रयोग जो है ना वो कब किया गया था, यही 1945 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो किया गया था। आपको बता देना है कि प्रथम परमाणु बम जो बना था जिसमें लिटिल बॉय जिसका नाम दिया गया था, इसमें किसका उपयोग किया गया था, इसमें यूरेनियम 235 का उपयोग, मतलब लिटिल बॉय वाला में यूरेनियम 235। और आपको फैटमैन जिसका नाम दिया गया था 9 अगस्त को जिसका हमला हुआ था वो प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम 239 का उपयोग करके जो है जापान के ही नागासाकी शहर पर जो है उसको गिराया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नाभिकीय बताइएगा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है ना वो किसके निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था, ये फर्मी, प्रोफेसर फर्मी के जो है निर्देशन में जो है शिकागो विश्वविद्यालय में परमाणु भट्टी को ही नाभिकीय रिएक्टर जो है कहा जाता है, इन्हीं के क्या कहते हैं निर्देशन में यह जो है बनाया गया था। चलिए आगे बताइए, रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है ना किस किस का प्रयोग किया जाता है, भारी जल और ग्रेफाइट, मतलब दोनों जो है ना ये एक भारी जल हो जाएगा, वो ग्रेफाइट, दोनों जो है प्रूफ ही हो जाएगा। इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, सबसे पहले किया गया था इसी का। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि मंदक जो होता है ना वो आपको इसका उपयोग जो किया जाता है तो वो न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है, धीमा करता है या बढ़ा देता है, तो ये न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है, वो घटा देता है। ठीक है, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में सबसे अच्छा मंदक जो है किसको माना गया है, ये भारी जल को ही माना गया है। भारी जल को क्या माना गया है, सबसे अच्छा मंदक जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइए, अगला क्वेश्चन है कि जब भारी जल का उपयोग जो वो किया जाता है तो उसको जो है ना क्या नाम दिया जाता है, इसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। जब भारी जल का उपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्विमिंग पूल रिएक्टर हो जाएगा। और जब मंदक में ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे तो उसको पाइल रिएक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाइल रिएक्टर। अगर पानी वाला हो जाएगा तो स्विमिंग पूल रिएक्टर हो जाएगा, और आप ग्रेफाइट का अगर उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइल रिएक्टर जो है इसका जो है यह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रिएक्टर में जो है ना जो कंट्रोलर रॉड रहता है, ये नियंत्रक छड़ होता है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, ये कैडमियम या बोरोन। सही जवाब है, बोरोन भी रहता है और कैडमियम। अगर कैडमियम का छड़ ना मिले तो बोरोन के छड़, या बोरोन ना मिले तो कैडमियम, दोनों के छड़ का उपयोग जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है।
और इसकी सहायता से जो है ना नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले जो है ना वो जो न्यूट्रॉन जो होते हैं, 3 न्यूट्रॉन जो होते हैं, इसमें 2 को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब इससे जो आपको जो है इसके दौरान विखंडन के दौरान जो 3 नए न्यूट्रॉन जो होता है उसमें से कितने को अवशोषित कर लिया जाता है, 2 को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित। कैडमियम की छड़ की सहायता से 3 को न्यूट्रॉन जो निकलता है उसमें से 2 को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित जो है वो कर लिया जाता है। तो यही आपको नाभिकीय रिएक्टर और विखंडन आपको जो था, यही विखंडन संलयन जो है यही था। अब इसमें इसका उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, आप सुनिएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसको जो है बदल जो है वो कर सकते हैं। आगे बताइएगा कि नाभिकीय रिएक्टर का समस्थानिक का अन्य उपयोग करके जो है ना आपको जो है इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी, विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जो है ना संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना लेंगे, मतलब जो हल्का वाला है मिलके क्या बना लेगा, भारी अगर नाभिक बना लेता है, और उसके बाद जो ऊर्जा निकलती है उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहता है, नाभिकीय संलयन कहता है। मतलब जब 2 हल्का मिलकर वो भारी बना ले वो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन जो है इसका अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा कि इसका सीधा उदाहरण है सूर्य और तारे के बीच जो ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत होता है, ये नाभिकीय संलयन का जो यह उदाहरण हो जाएगा। मतलब 2 हल्का वाला मिलकर भारी बना लिया तो वो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम जो है, यह जो है हाइड्रोजन बम, ये भी किस पे काम करता है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम हो जाएगा तो ये परमाणु नाभिकीय विखंडन पर आधारित काम करता है। और हाइड्रोजन बम की खोज जो है ना वो किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में जो है, एडवर्ड टेलर के द्वारा 1952 में हाइड्रोजन बम का जो है वो खोज जो है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, इसमें जो है ना नाभिकीय संलयन जो है ना ये अनियंत्रित होता है या नियंत्रित होता है। इसमें भी क्या होता है, अनियंत्रित। नाभिकीय संलयन जब भी होता है इसमें क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बम। वकील साहब क्या कर रहे हैं, किसमें होता है, इसमें अनियंत्रित जो है ये हाइड्रोजन बम में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और ये हाइड्रोजन बम जो है ना यह बम जो है परमाणु बम की अपेक्षा ही जो है 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली कौन होता है, हाइड्रोजन बम ही जो है यह होता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने जो है 1977 में इस बम का निर्माण किया था, और इस बम के द्वारा जीवों और मनुष्य का पूरा विनाश हो जाता है लेकिन इमारतों का कोई नुकसान नहीं होता। ये कौन सा बम हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन बम हो जाएगा। कौन बम हो जाएगा, न्यूट्रॉन बम। देख रहे हैं ना कितना अच्छा से आप लोग लपेट रहे हैं। सो सुनिएगा फिर से कि जिस बम के द्वारा जीवों और मनुष्य का पूरा विनाश हो जाता है लेकिन इमारतों का कोई नुकसान नहीं होता है, वो कौन सा बम हो जाएगा, न्यूट्रॉन बम जो है यह हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है अमेरिका के द्वारा कब किया गया था, 1977 में इसका जो है उपयोग जो है वो किया गया था। चलिए अब इसके बाद जो है वो ब्रह्मांड है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कि पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश गंगा में उपस्थित सभी खगोलीय पिंड, और खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह ये सभी आ जाएंगे। इससे संबंधित विज्ञान को कौन सा विज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान जो है वो कहा जाता है। कौन विज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रह्मांड जो है ना इसकी उत्पत्ति जो है ना किस थ्योरी के द्वारा किया गया है, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आगे अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मंदाकिनी के अनुसार जो है लगभग कितने तारे जो है प्रत्येक मंदाकिनी में रहते हैं, लगभग जो है 100 अरब जो है ये तारे जो है इसमें जो है वो होते हैं, या 100 अरब मतलब 10 के पावर जो है वो 11 तारे जो है इसके ऊपर जो है वो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो पीएच पीएच जो है इसकी चर्चा हमने कुछ क्लास में पीछे कर दिया था। अब जो इसके बाद पीएच के बारे में जो हम पिछले क्लास में बताया भी था कि पीएच की खोज किस द्वारा किया गया था, सोरेनसन साहब के द्वारा पीएच की खोज 1909 में किया गया था। तो बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और कल यही बताया था कि मुंह का पीएच मान कितना से घट जाएगा, 5.5 से अगर जो है ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मुंह दांतों का क्षरण हो जाएगा। और 5.6 से किसका मान घटता है तो अम्ल वर्षा होती है। ये वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा कैसी वर्षा कहलाती है, अम्लीय वर्षा। और इसमें अम्ल की बात करें तो कौन सा अम्ल गिरता है, हाँ H2SO4 जो है यह गिरता है, ठीक है, अम्ल के रूप में यह गिरता है। और SO2 और NO2 के कारण जो है ना इसके मिलने से जो है अम्ल वर्षा इसका जो है मुख्य कारण बनता है।
चलिए अब जो है बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है विलियन जो है इसको स्टार्ट किया जा रहा है, तो बताइएगा जो किसी विलियन में विलय कणों की त्रिज्या जो है ना कितना सेंटीमीटर से कम होती है? 10 के पावर -7 से क्या होती है? यह कम होती है। ठीक है, आगे बताइएगा कि विलय और विलायक जो मिलता है, इसके मिलने से किसका निर्माण होता है? विलियन का। यानी विलय और विलायक दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? विलियन का निर्माण होता है। इसमें विलय जो है ना वो अधिक रहता है या कम रहता है? कम मात्रा जिसकी रहती है वो क्या कहलाती है? विलय कहलाती है। जिसकी मात्रा अधिक हो जाएगी वो क्या कहलाता है? विलायक जो है यह कहलाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मिश्र धातु जो है बताइएगा कि जैसे पीतल हो गया, किसमें किसका मिश्रण हो जाएगा? ये ठोस में ठोस का मिश्रण हो जाएगा। आगे बताइएगा थैलियम में पारा का विलयन, थैलियम में पारा का विलयन, ये किसमें किसका मिश्रण है? ये ठोस में द्रव का विलयन हो जाएगा। कपूर में वायु का विलयन, तो ठोस में गैस का, ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा। पारा में लेड का विलयन, तो द्रव में ठोस का, द्रव में ठोस का। देखिए पारा द्रव अवस्था में रहता है और लेड यानी शीशा जो है वो ठोस अवस्था में रहता है, तो द्रव में ठोस में रहता है। ठीक है, आगे बताइएगा जल में अल्कोहल का विलयन, ये द्रव में द्रव यानी पानी में पानी है यानी द्रव में द्रव हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि जल में CO2 का विलयन, तो ये क्या हो जाएगा? जल में गैस का विलयन जो यह हो जाएगा। आगे बताइएगा धुआं जो है, धुआं वायु में आयोडीन का विलयन हो जाएगा, तो गैस में ठोस, आयोडीन जो है किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में, तो गैस में ठोस हो जाएगा। आगे बताइए कुहरा जो होता है, कुहरा ये किसमें किसका होता है? ये गैस में द्रव, कुहा की जो लगता है जैसा भी लग रहा है कुहा, तो किसमें है? गैस में द्रव, गैस में द्रव। अगर ज़्यादा कुहा में चलेगा तो आपका शरीर पर जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ पानी आने लगता है, तो गैस में क्या हो जाएगा? द्रव का। उसके बाद बताएगा बादल जो है, बादल ये भी किसके में किसका हो जाएगा? गैस में ही द्रव का, गैस में ही द्रव का। और तब ना बादल तैरते रहता है, अल्प घनत्व का बादल क्या होता है? तैरते रहता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वायु जो है किसमें किसका मिश्रण है? गैसे में गैस है, गैसे में गैस का मिश्रण किसका हो जाएगा? ये वायु हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक घुली हुई हो, वह क्या कौन सा विलयन कहलाता है? वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। मतलब उसमें अब कुछ जो है अब जो है वो नहीं मिल सकता, यानी अधिकतम मात्रा जो है वो विलय की घुल चुकी है, वो कैसी विलयन कहलाती है? संतृप्त विलयन। और जिसमें अब और घुल सकता है, मतलब तनी घुला दिए और तनी और हिला दिए, फिर तनी घुला दिए, हिला डोला के फिर घुला रहे हैं, तो वो कैसा विलयन हो जाएगा? असंतृप्त। उमा का कोई दिक्कत, हिलाने डोलाने में दिक्कत है ना, तो वही असंतृप्त विलयन जो है वो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धुआं गैस में गैस हो जाएगा, धुआं हो जाएगा नहीं, धुआं जो है गैस में ठोस हो जाएगा, धुआं हो जाएगा तो गैस में ठोस का मिश्रण जो है यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए धुआं गैस में ही ठोस है तभी धुआं आंख में लगता है ना, गैस में ठोस है तभी धुआं आंख में क्या होता है? लगते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विलयता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विलय की मात्रा बट्टे विलायक की मात्रा गुने 100, मतलब कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचा गुने 100। यही जो है आपको विलयता बराबर फॉर्मूला जो है यह हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी में पूछता भी है कि विलयता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो विलय की मात्रा मतलब जो घुलने वाला है वो ऊपर, जिसमें घुल गया वो नीचे गुने 100 जो है वह हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ठोस पदार्थों की जो है ना विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है घटती है? बढ़ेगी। मतलब अगर गरमा देंगे किसी भी ठोस पदार्थ को, उसमें विलयता की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कुछ ठोस पदार्थों में विलयता ताप बढ़ाने से घट जाती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट, ये सभी में जो है ना अगर ताप बढ़ाइएगा तो उसमें गैस में विलयता जो क्या हो जाती है? घट जाती है, अपवाद में हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से क्या होती है? द्रव में क्या होती है? ये घट जाती है। ठोस में बढ़ती है और द्रव में क्या हो जाती है? घट जाएगी। द्रव में अगर ताप बढ़ाइएगा तो उसकी विलयता क्या हो जाएगी? ये घटने लगती है। आगे बताइएगा दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलयता क्या होती है? वो तो ताप बढ़ाने था, अब दाब बढ़ाइएगा, अगर उसका प्रेशर बढ़ाइएगा द्रव में, मतलब पानी का अगर प्रेशर हाई कर दीजिएगा, पानी का प्रेशर हाई कीजिएगा तो उसमें गैसों की विलयता क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो निलंबन के कणों का आकार जो होता है वो कितना से कितना सेंटीमीटर से अधिक होता है? ये -3 से लेकर -4 तक, 10 के पावर -3 से लेकर 10 के पावर -4 तक जो इसका प्रक्षेपित कणों का आकार जो यह होता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि निलंबन के कण जो है ना वो अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं? ये अस्थाई कण जो है निलंबन के होते हैं, और यह जो है
परिक्षेपण माध्यम से इसमें अलग किया जाता है। निलंबन के कण किस माध्यम से अलग होते हैं? परिक्षेपण के माध्यम से अलग होते हैं। जैसे नदी का गंदा पानी, ये किस माध्यम से अलग होंगे? परिक्षेपण के माध्यम से अलग होते हैं। वायु में धुआं, ये सब किस माध्यम से अलग होते हैं? परिक्षेपण के माध्यम से जो वो अलग होते हैं। और निलंबन को ही अंग्रेजी में सस्पेंशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सस्पेंशन कहा जाता है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कोलाइडी, अब वो निलंबन का था 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित कणों का आकार जो है वो कितना से कितना होता है? -7। ठीक है, -5 से लेकर -7, ये 3, 4, 5, 7। निलंबन का -3 से -4, और उसके बाद आपको निलंबन के बाद कोलाइडी का हो जाएगा तो -5 से लेके -7, 10 के पावर हो जाएगा, 10 के पावर -5 से लेके 10 के पावर -7 जो है यह हो जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि दूध, गोंद, खून, स्याही, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा? ये सभी कोलाइडी का जो यह उदाहरण जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा कि दूध का रंग जो है ना ये सफेद किस कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण क्या होता है? ये आपको उजला होता है। और कैसीन दूध में जो है ना मौजूद रहता है, वो कैल्शियम और फॉस्फेट के छोटे छोटे कण जो है वो छोटे छोटे कण बने रहते हैं, जिसको मिसेल कहा जाता है। और यही मिसेल पर जो प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर बिखर जाती है, जिसके कारण दूध कैसे दिखाई पड़ता है? सफेद जो है वो दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि वैसा कोलाइडी जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, ठोस जो है किसमें बदल जाते हैं? द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल। और इसका निर्माण जो है ना विद्युत लेपन द्वारा जो है रबर सेल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रबर को सोल बनाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। अब आगे बताइएगा कि वैसा कोलाइडी जिसमें ठोस कण जो है ना द्रव के समान रूप में परिक्षेपित तो होते हैं, लेकिन प्रवाहित जो यानी बहती जो उसमें नहीं है, वो क्या कहलाती है? जेल कहलाती है। मतलब जो है सुन लीजिए, जिसमें ठोस के कण जो समान रूप से द्रव में होती है लेकिन वो बहती नहीं है, मतलब इसने द्रव की तरफ बहने लगे, वो बहती जो है वो नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? जेल जो है वो कहा जाता है। जैसे जेली और जिलेटिन, ये सभी जो किसके उदाहरण हो जाएंगे? जेल के जो है वह उदाहरण जो है हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस में द्रव या ठोस के कण का परिक्षेपण जो है क्या कहलाता है? यह एरोसोल कहलाता है। ये देखिए, इसमें जो है किसी गैस में द्रव या ठोस के कण क्या कहलाते हैं? एरोसोल। एरोसोल हो जाएगा तो गैस में द्रव या ठोस का जो है क्या कहते हैं, इसमें परिक्षेपण हो जाएगा तो एरोसोल हो जाएगा। और कोलाइडी होता है तो ठोस जो है किसमें मिलता है? ये द्रव में। ठोस किसमें मिलता है? द्रव में, लेकिन वो बहता नहीं है तो वो क्या कहलाता है? जेल कहलाता है। लेकिन एरोसोल जो होता है वो गैस में जो है, यहाँ एरोसोल में जो है ये गैस में द्रव या ठोस आगे क्या होता है? परिक्षेपण होता है, इसको क्या कहते हैं? एरोसोल कहा जाता है। जैसे कोहरा जो हो जाएगा, यही कोहरा जो है, कोहरा गैस में क्या आ जाएगा? गैस में ठोस या द्रव। कोहरा हो जाएगा गैस में ठोस या द्रव, यही इस दोनों को मिलाकर एक एरोसोल का निर्माण करता है। पूछता भी है कोहरा किसका उदाहरण है? आपको जेल दे देगा, पायस दे देगा, इमल्सन देगा और एरोसोल देगा, तो कोहरा किसका हो जाएगा? ये एरोसोल का। आप उसको आप अपने हिसाब से तोड़ के उसको अलग कर सकते हैं। याद रखना चाहिए सिर्फ जो एरोसोल जो होता है वो द्रव में, गैस में द्रव या ठोस होता है, और जेली जो होता है वो ठोस में द्रव या गैस जो है वह होता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, समझ तो नहीं रहेंगे, मुड़ी हिला रहे हैं सिर्फ, बुझ लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो जब किसी कोलाइडी में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव में मिल जाते हैं। आप देखिए, अब जो है पायस जो है ये द्रव में, एक द्रव का कण जो है दूसरे द्रव में क्या होते हैं? पूरे तरीके से मिल जाते हैं, और द्रव के सारे कणों परिक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन घुलते नहीं है। मतलब मिल जाते हैं लेकिन आपस में घुलते जो नहीं है, इसी को क्या कहते हैं? पायस कहा जाता है। यानी द्रव में द्रव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पायस जो है यह हो जाएगा। और पायस बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पायसीकरण कहलाती है। और दूध एक प्रकार का क्या है? पायस है, यानी एक प्रकार का प्राकृतिक पायस है। हम देखिए तीनों को फिर से बता देते हैं। ये जेल जो है, जेल या ठोस कण जो है वो द्रव में मिल जाती है, उसके बाद बहती नहीं है। उसके बाद आता है एरोसोल। एरोसोल जो है गैस में द्रव या ठोस घुलता है, और पायस जो है द्रव में द्रव रहता है। आपको इसके कण परिक्षेपित हो जाते हैं आपस में, लेकिन ये आपस में घुलते जो है वो नहीं हो जाएंगे। यही आपको दूध जो है द्रव में द्रव का हो जाएगा, इसका मिश्रण हो जाएगा, और ये एक प्रकार का पायस का जो है प्राकृतिक पायस का उदाहरण जो है यह हो जाएगा। उम्मीद करते हैं एरोसोल, पायस और जेली जो है वो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है वो आपको बायोलॉजी हो जाएगा। कोई दिक्कत चंद्र बाबू? जहाँ पर दिक्कत होगा खड़ा हो जाइएगा। अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको बायोलॉजी हो जाएगा। और बायोलॉजी में बताइएगा कि मलेरिया शब्द जो है ना, मलेरिया शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था? मैकुलाच के द्वारा किया था। मलेरिया शब्द पूछ रहे हैं, मलेरिया शब्द जो है किसके द्वारा किया गया था? मैकुलाच के द्वारा 1827 में जो है वो किया गया था। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है
कि किस व्यक्ति के द्वारा मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति ने किसके द्वारा जो है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की गई थी? ये लेवरन के द्वारा, ये लेवरन के द्वारा जो है 1880 में जो है प्लाज्मोडियम की खोज जो है वो किया गया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया परजीवी जो है ना वो कितने प्रजाति में से एक हो जाएगी? तो वो 6 प्रजातियों में से जो है ना एक प्रजाति जो है इसकी जो है वह हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो है ना वो मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि जो है मच्छर के द्वारा होती है। इसके द्वारा ये रोनाल्ड रॉस यह बताया था कि मलेरिया परजीवी से होता है और यह इसका वहाँ क्या हो जाएगा? एक मच्छर हो जाएगा। यह बात कौन बताए थे? रोनाल्ड रॉस के द्वारा बताया गया था। लेकिन मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में जो है ना मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज जो है ये लेवरन के द्वारा किया गया था। और मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकुलाच के द्वारा किया गया था। फिर से सुन लीजिए, मलेरिया शब्द हो जाएगा तो ये मैकुलाच, उसका प्लाज्मोडियम के नाम हो जाएगा तो ये लेवरन के द्वारा किया गया था। और मलेरिया जो होता है ये मलेरिया परजीवी द्वारा होता है और उसका वाहक मच्छर होता है। यह बात रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत? समूह ठाकुर, हमारा समूह ठाकुर जो है ना ये पंचायत समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जर्मन वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच, जो कि कॉलरा और टीबी के जो है ना वो खोज किए थे। कॉलरा और टीबी किससे होता है? ये जीवाणु से, हैजा से होता है। जीवाणु से होने वाला क्या हो जाएगा? रोग जो है यह हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग में जो है ना वो कौन से जो है ना ब्लड जो है वो नष्ट हो जाता है? व्हाइट और रेड में बताना है आपको। ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है वो क्या होता है? आरबीसी जो है वो मलेरिया रोग में क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और इसमें शरीर में खून क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इसके उपचार के लिए कुनैन या पेल्ड्रीन या क्लोरोक्विन या पीमोक्विन ये सभी औषधि जो है वो लेना चाहिए। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि एनाफिलीज मच्छर जो है वो आपको काटती है शरीर पर, तो कितना डिग्री कोण बना के काटती है? 45 डिग्री है कोण बना क्या करती है? काट, देखिए मच्छर काट लेता है, हाँ तिरछा घुसता है, मतलब आपको जो मच्छर काटता है, मुंह बंद कर लीजिए मच्छर घुस जाएगा। एनाफिलीज मच्छर जो वो काटती है तो कितना डिग्री कोण बना काटती है? 45 डिग्री कोण बना क्या करती है? वो हमेशा काटती है। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि आप बताइएगा कि एड्स जो है किससे होने वाला रोग हो जाएगा? ये वायरस से हो जाएगा। और जो है इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट कराया जाता है। आगे बताइएगा कि हड्डी तोड़ बुखार जो है किसको कहा जाता है? डेंगू ज्वर को। डेंगू ज्वर क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। आगे बताइएगा पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, बताइएगा चेचक किससे होता है? वायरस नहीं, वायरस से होता है। और चेचक में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर जो है वो चेचक से क्या होता है? प्रभावित होता है। बताइए ट्रेकोमा से कौन सा प्रभावित होता है? आंख। और ट्रेकोमा होता किससे है? ये वायरस से होता है। ट्रेकोमा भी किससे होता है? ये वायरस से ही होता है। ट्रेकोमा वायरस से होता है, ठीक है ना? आपके मुरी हिलाने से किताब गलत थोड़ी हो जाएगा। ट्रेकोमा वायरस से होता है। आगे बताए रेबीज जो है, रेबीज ये किससे फैलता है? ये वायरस से फैलता है। और रेबीज जो इससे कौन सा प्रभावित होता है? ये रेबीज से तंत्रिका तंत्र जो है गर्भाशय खराब होता है। आगे बताए कोरोना किससे हुआ था? वायरस से हुआ था। कोरोना किससे हुआ था? वायरस से हुआ था। और ये कोरोना जो है इससे कौन सा प्रभावित होता है? ये गला और फेफड़ा। क्या होता है? गला और फेफड़ा। ट्रेकोमा जो है ना मनीष बाबू ये आपको वायरस से ही होता है। खसरा चेचक ये सभी किससे होता है? वायरस से ही होता है। बहुत जगह जीवाणु लगाता है मगर वायरस ठीक है। एनसीईआरटी में शायद जो है ना ये जीवाणु ही लिखा हुआ है, शायद हम भी कभी देखे, इसमें जो है ट्रेकोमा वायरस नहीं दिए हुए हैं। आप लोग दोनों मारिएगा, ठीक है ना? इनमें से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बताया क्वेश्चन है कि जीका बुखार जो है ये किससे होता है? ये वायरस से। और किस वायरस से होता है? ये जीका वायरस से ही होता है। किस वायरस से होता है? ये जीका वायरस से ही होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जीका बुखार जो है इसमें कौन सा मच्छर काट लेता है? एडीज मच्छर काट लेता है। मतलब ये एडीज मच्छर काटने से जो है जीका वायरस जो ये फैल जाता है। और शारीरिक संबंध बनाने से, कौन संबंध बनाने से? सुन लीजिए, जीका वायरस भी जो है ये आपको शारीरिक संबंध बनाने से या फिर संक्रामित व्यक्ति के खून दूसरे व्यक्ति के रूप में खून में चढ़ाने से भी जो है ना जीका वायरस जो है वो फैलता है। खाली शारीरिक संबंध बनाने से एड्स ही नहीं फैलता है, जीका वायरस भी जो है फैल जाता है। वकील साहब सावधान होकर कीजिएगा, ये शारीरिक संबंध बनाने से या फिर गलत आदमी के खून चढ़ाने से कौन सा वायरस होता है? ये जीका बुखार जो है उससे होता है। चलिए इसमें जो है ना आपको क्या हो जाता है? इसमें जो है यह रोग जो है ये गर्भवती माँ में, गर्भस्थ शिशु में भी जो है वो जा सकते हैं। अगर कोई गर्भवती माँ है तो उसके शिशु में भी इसका वायरस का जो इफेक्ट जो है वो हो सकता है। और इसके मामले में जो है ना 60 से 80% में कोई लक्षण जो है वो नहीं दिखता है। मतलब 60 से 80% कोई लक्षण जो है उसमें नहीं दिखता है। और इसमें अगर कुछ लक्षण दिखता है तो उसका कुछ लक्षण हो जाएगा बुखार, लाल आँख हो जाता है, हड्डी के जोड़ों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, लाल लाल चकत्ता जो है वो हो जाता है। ये सभी जीका वायरस का लक्षण है। मतलब ऐसा लक्षण आपको लगे
और आप कुछ गलत न किए हो, समझ लीजिए आपको कौन सा बुखार हो गया है, जीका वायरस, जीका बुखार जो है वो हो गया है। चलिए आगे बताइएगा, अब जो है मनुष्य में होने वाले अनुवांशिकी रोग बताइएगा कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, ये कैसा रोग हो जाएगा, अनुवांशिकी संबंधित रोग हो जाएगा। इसमें किस किस रंग को पहचानने की क्षमता हो जाएगी, ये लाल और हरा की पहचानने की क्षमता क्या होती है, लोग खो देता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि इस रोग से प्रभावित कौन होता है, पुरुष होता है। क्या होता है, पुरुष पाप को प्रभावित होता है, और वाहक जो होता है ना वो क्या होती है, महिला जो है वो क्या होती है, वाहक होती है। आगे बताइए क्वेश्चन है कि स्त्रियों में यह तभी होता है, इसकी वाहक महिला होती है, लेकिन प्रभावित इससे कौन होता है, पुरुष। इससे स्त्री ही प्रभावित हो सकती है जब इसका दोनों गुणसूत्र जो है ना, दोनों जो एक्स और एक्स दोनों अगर प्रभावित हो गया तो महिला भी इससे क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित जो हो सकती है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया यह भी एक प्रकार का कैसा रोग है, अनुवांशिकी रोग है, और इसमें चोट लगने पर व्यक्ति को आधा घंटा से लेकर 24 घंटा तक जो रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनता, लगातार खून निकल रहा है तो निकलते रहेगा, उसमें ही थक्का है जो है वो नहीं बनता है। चलिए आगे बताया क्वेश्चन है कि यह भी रोग किस में होता है, पुरुष में ही होता है, और इसका वाहक भी कौन होती है, महिला होती है। ठीक है ना, और यह भी महिला में तभी होगा जब इसका दोनों गुणसूत्र क्या होगा, हाँ दोनों गुणसूत्र जो है वो प्रभावित जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बताया क्वेश्चन है कि हेल्डेन का मानना था, किसका मानना था, हेल्डेन का मानना था कि सबसे पहले यह रोग किसके द्वारा फैला था, ये ब्रिटेन की महिला विक्टोरिया जो थी वह उसके द्वारा जो ये फैला था। चलिए आगे बताइएगा, अब है इसमें टर्नर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम रोग किस में होता है, स्त्री में होता है, सब पुरुषों में होता है, किस में होता है, स्त्री में होता है। और इससे जो गर्सित महिलाएं होती हैं, इसमें जो है ना गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाता है, 46 से घट जाता है, क्या होता है 45, और इसमें 44 प्लस एक्स और ओ बन जाता है, एक्स प्लस ओ, मतलब कन्फ्यूजन आता है, सिर्फ एक्स ही रहता है ना, वाई सटता है उसके साथ ना एक्स सटता है, इसलिए वो एक्स प्लस ओ यानी एक्स ओ हो जाता है, यानी 45 यानी 44 प्लस एक्सो यानी जो है टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र क्या होता है, घट जाता है, यही टर्नर सिंड्रोम में होता है। और इससे जो होता है शरीर अल्प विकसित होता है, क्या होता है, अल्प विकसित होता है, और उसके बाद उसका कद छोटा हो जाता है, वक्ष चपटा हो जाता है, और जनन अंग जो है वो अविकसित होता है। जनन क्या होता है, अविकसित होता है, समझ सकते हैं आप लोग। उसके बाद जो है, जिससे इसके बाद भी कुछ महिलाएं जो हो जाती है वो क्या होती है, बांझ जो है यह हो जाती है। तो जो लुसेंट का 10 सीरीज था उसको खत्म कर दिया गया, मतलब ये इसमें जो बीमारी था उसको खत्म कर दिया गया। अब जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि रेलवे सामान्य विज्ञान हो जाएगा, और रेलवे सामान्य विज्ञान के तहत जो है आपको जो दिया गया था एसपीडी में, वो आपको सेट नहीं, इसमें जो है ना आवर्त सारणी है उसको स्टार्ट कर, जो कि पेज नंबर 119 हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, डोबेराइनर के द्वारा किया गया था। बताया त्रिक नियम कौन दिए थे, डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था, और अष्टक नियम कौन दिए थे, ल्यूनेंट्स के द्वारा दिया गया था। बताया किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था, मेंडलीफ के द्वारा किया गया था, 1869 में किया गया था। उसके बाद मोस्ले के थे 1913 में किए थे। ठीक है, बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है ना, वो जो है आधुनिक आवर्त का नियम यह किसके द्वारा दिया गया था, यह मोस्ले के द्वारा दिया गया था। बताइए मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है उसका तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, और इसी में पूछ जाएगा परमाणु संख्या हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, ये मोस्ले का हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है, 18 को, वर्ग कितना है 18 को हो जाएगा। ठीक है, और आवर्त कितना हो जाएगा, तो 7 को, सूतल वाला 7 को, उठल वाला 18 को, 8 को नहीं, सूतल 7 को, उठल 18 को। ठीक है ना, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया है वो कैसे किया गया है, ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर 1 से लेके उसको बढ़ा के जो है वो अंतिम तक जो है वो ले जाया गया है। आगे बताया कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा गया है, वर्ग 11 के तत्वों को क्या कहा गया है, सिक्का धातु कहा गया है। चलिए आगे बताया कि शून्य वर्ग में रखे गए तत्व को किस नाम से जानते हैं, निष्क्रिय अक्रिय गैस या तत्व पूछेगा तो निष्क्रिय तत्व जो है ये कहा गया है। आगे बताएगा सबसे भारी धातु कौन हो जाएगी, ओस्मियम, और सबसे हल्की पूछेगा तो लिथियम हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला पूछेगा तो फ्लोरीन, और विद्युत धनात्मकता वाला पूछेगा तो सीजियम, CS यानी जो हो जाएगा सीजियम जो है हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 में जो है ना वो एकमात्र अधातु है, और वो अधातु कौन है, हाइड्रोजन। वर्ग 1 में एकमात्र धातु है वो कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसी को कौन सा तत्व कहा गया है, आवारा तत्व कहा गया। इसका सब कुछ कितना होता है, 1 के होता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है, अधातु तो दाहिना और जो है इसका स्थान दिया गया है।
आगे बताएगा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपको अधातु कहलाते हैं। जो ऋण आयन बनाते हैं, जो Na जो उसमें माइनस लगता है वो क्या कहलाता है, अधातु। और जो देता है वो क्या, जिसमें प्लस रहता है वो क्या होता है, जैसे Na के ऊपर प्लस लगे तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम प्लस लगे तो वो क्या हो जाएगा, धातु जो हो जाएगा। आगे बताया किस वर्ग के तत्वों का गलनांक जो है ना वो उच्च होता है, ये वर्ग 4 के 1, वर्ग 4 के 1। और इसी में किसको रखा गया है, कार्बन को इसी में रखा गया है, 4 के 1 में कार्बन रखा गया है। आगे बताएगा 4 के वही ना हुआ चौथा। आगे बताएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो संख्या में क्या होती है, बाएं से दाएं जाएंगे तो ये बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन की प्रति जो है ना बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है। 20 का 20 का 20 का ये बढ़ता है। आगे बताएगा आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में, S, P, D और F में रखा गया है। बताइएगा कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, S ब्लॉक का। S ब्लॉक का क्या होता है, रंगीन तत्व का जो है वो निर्माण जो है वो करता है। आगे बता दिया कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा गया है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा गया है, ये इसमें बी दिए हुए हैं, बी बी बी। आगे बताएगा मेंडलीफ का संबंध किस देश से हो जाएगा, रूस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ये रूस से दिया, रूस से मतलब रूस से संबंध होगा। आगे बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हो जाएंगे, एक में, वर्ग एक में कितने तत्व हैं, पहला में कितना है 7 गो है, दूसरा में 7, 14 गो, 6 गो, 7 6 13, दूसरा में कितना है 6 गो हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछेगा सिर्फ तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। धातु तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम, और सिर्फ तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है, धातु का धातु है, अधातु हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएगा प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस जो यह होता है। बताएगा प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन धातु होता है, क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्षार धातु और अंतिम आवर्त हो जाएगा तो निष्क्रिय गैस हो जाएगा। अब आगे बताइएगा आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो ये 8 तत्व हैं। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो ये 8 आवर्त तत्व जो है वो हो जाएंगे। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, यानी स्तंभ या वर्ग कहा जाता है। बताएगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। अक्रिय में क्या हो जाएगा, आर्गन। और आर्गन की खोज किसके द्वारा किया गया था, रैमजे के द्वारा जो है वो खोज किया गया था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, 0, 0 जो है, 0 नहीं 0 जो है यह होती है। ठीक है, आगे बताया किस अक्रिय गैस का उपयोग जो है विद्युत बल्ब के रूप में किया जाता है, तो ये आपको ऑर्गन का ही किया जाता है, इसका उपयोग जो किया जाता है। प्रत्येक अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है, आयोडीन। ये एकमात्र धातु होते हुए भी क्या होता है, ये चमकते हुए रहता है, इसमें जो है ये अपवाद में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आयोडीन जो है यह हो जाएगा। तो जो आपको साइंस का सिलेबस था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार की योजनाएं हो जाएगी, और जो कि 2023 में योजनाएं स्टार्ट की गई है। अब करंट अफेयर को जो है वो स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है। बताइएगा कि नंद बाबा दूध मिशन कौन सा स्टार्ट किया है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और नंदनी कृषक समृद्धि योजना भी उत्तर प्रदेश के द्वारा, नंद बाबा भी उत्तर प्रदेश, और नंदनी कृषक समृद्धि भी, नंदनी बाबा नहीं, नंदनी कृषक समृद्धि योजना भी उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बताएगा मुख्यमंत्री सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश किया गया है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया। बताइए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश, और सीखो कमाओ योजना 2.0 भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। बताइए ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश, ई स्कूटी योजना भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यही कारण, यही सब बोल के जीत गया मध्य प्रदेश में भी। आगे बताएगा लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश, और लाडली बहना 2.0 भी मध्य प्रदेश, मतलब उसी को वर्जन अपडेट कर दिया। 2.0 जो है 2 को ला दिया था, एक लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2.0, ये दोनों भी मध्य प्रदेश के दौरान स्टार्ट किया गया था। आगे बताएगा मॉब ब्लीचिंग प्रतिकार योजना, ये भी एमपी के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एमपी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बताइएगा कि मिशन शक्ति स्कूटर योजना हो जाएगा तो
उड़ीसा। ई स्कूटी हो जाएगा तो मध्य प्रदेश, और मिशन शक्ति स्कूटर हो जाएगा तो उड़ीसा के द्वारा किया गया था। बताएगा मो जंगल जाम योजना उड़ीसा, अम्मा पोखरी योजना उड़ीसा के द्वारा किया गया। ठीक है, अवधा योजना उड़ीसा के द्वारा किया गया। गिरी लक्ष्मी योजना कर्नाटक, गिरी लक्ष्मी योजना कर्नाटक, और गिरी ज्योति योजना हो जाएगा तो वो तेलंगाना के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताएगा शक्ति योजना कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अबुआ आवास योजना झारखंड, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड में स्टार्ट किया गया है। अभय हस्तम योजना तेलंगाना, खाली झारखंड है, ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। और आसरा पेंशन योजना हो जाएगा तो ये तेलंगाना जो है, ये तेलंगाना में स्टार्ट जो है वो किया गया है। अब जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो वन लाइन के बाद जो कि आपको वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, इसमें जो वन लाइन था वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है। उसका अगला पेज आपको दिया गया था होमवर्क में, जो कि करंट अफेयर हो जाएगा। उसको बताइएगा कि भारत के 51वें क्रम के CJI कौन बने हैं, वो डॉक्टर संजीव, जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ तीर छोड़ दिए आप, देखिए ठीक से। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है, ये यूके जो है वो बन गया है। कौन बन गया है, यूके जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है ना ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ा कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया। ठीक है, बताइएगा आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है, ये बाला देवी जो है वो बन गई है। महिला पूछे देव कहाँ से होगा, बाला देवी जो है वो हो जाएगी। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन बन गए हैं, विजया किशोर हटकर जो है वो बन गई है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग जो है ना इसमें 2024 में भारत का स्थान कितना हो गया है, 125वां हो गया। बताइए 2000 जो है ये 2024 में आ गया 125वें स्थान पे, 100 स्थान या 90 99 100 पर था, आ गया 125वें पर आ गया। ठीक है, आगे बताइएगा वकील साहब, कल से आप फुटबॉल खेलना शुरू कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सखारोव पुरस्कार जो है ना यह आपको प्रदान जो वो किया गया, किसको किया गया है, ये 2 व्यक्तियों को किया गया है, मरियाना कोरेना मचाडो और एंडमंडो गोल्जाना उतरिया, ये तीनों को जो किया गया। नाम ही ऐसा, हम क्या कर सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर जो है किस खेल पुरस्कार की शुरुआत कर दिया है, ये अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड जो है, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वनडे T20 वर्ल्ड कप उठा के लाई है, न्यूजीलैंड जो है उठा के लाई है। कहाँ से उठा के लाई है, UAE से उठा के जो वह लेके आई है। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स इसमें कितना जोड़ जो है, कितना देश हो गया, अब 10 गो देश हो गया। और पार्टनर देश जो जोड़ा गया है वो कितना जोड़ा गया है, वो 13 गो। 10 गो देश हो चुके हैं, पार्टनर देश जोड़े गए हैं तो वो 13 गो जोड़े गए हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हो जाएगा कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो है किसके द्वारा जीता गया है, ये तो ये आपको जो है कर्नाटक के द्वारा जो है वो जीता गया है। बताइएगा नायाब सिंह सैनी जो है किस राज्य के कैमी बार बन गए हैं, दूसरी बार बन गए हैं। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन है कि लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी जो है ना किस IIT के द्वारा किया गया है, IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया। बताइएगा ICG के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, S परमेश, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, S परमेश। इससे पहले राकेश पाल थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया था, इसके बाद वह कौन बन गए, S परमेश बन गए। कोई दिक्कत नवीन जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस देश की महिला क्रिकेटर टैम्बी ब्यूटेम ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, तो ये इंग्लैंड का जीत चुका है। देखिए क्वेश्चन पक्का पूछ देगा, क्रिकेट से नहीं, सदरलैंड छोड़ दीजिए ना, भूल जाइए उसको। यह जो है महिला सितंबर के लिए जीती है, वो आपको वर्ष के लिए हो जाएगा, सितंबर के लिए पूछा था। तो ये इंग्लैंड की जो है वो, इसका नाम हो जाएगा टैमी ब्यूमेंट जो है। महिला पर तो आपका अच्छा पकड़, क्रिकेट में फिर ही भूल रहे हैं इसको। ये टैमी ब्यूमेंट जो है ये कहाँ की हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी। बताइएगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है, ये रूस के द्वारा किया गया है। ये G20 हो जाएगा तो वो किसके द्वारा हो जाएगा, ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। और G20 ब्राजील है और ब्रिक्स हो जाएगा तो ये रूस, ये रूस में किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इसी यही में G20 अभी चल ही रहा है, मोदी जी वहाँ भी जाके अच्छा से गिर रहे हैं। हाँ हो गया, वहाँ उनका अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे आप डाल रहा है। चलिए हाँ आगे बताइएगा क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है, 9 खेलों का कर दिया गया है
बाहर जो है वो कर दिया है। बताइएगा किस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? मिस्र। वो जो है कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया तो जॉर्डन हो जाएगा, और मलेरिया से मुक्त हो जाएगा तो ये मिस्र हो जाएगा। मौ से मलेरिया, मौ से मिस्र। और जॉर्डन जो किससे मुक्त हुआ है? कुष्ठ रोग से जो जॉर्डन क्या हो गया है? मुक्त। जो है अलग नहीं, मुक्त हो गया है, अलग होता है मुक्त हो गया है। वकील साहब जो है ऐसा ऐसा बातों को जो चर्चित में करते हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है कि बताइएगा कि भारतीय वकील साहब सुन लीजिए, समझ सकते हैं कि आपके लेवल में कोई नहीं यहाँ पे। सुन लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? कतर के द्वारा जो है दाना का नामकरण किया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर जो है किस टीम के द्वारा बनाया गया है? भारत का। और पहला पूछेगा तो ये जिम्बाब्वे 344/4 344/4 हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन, तो क्या कहते हैं? हाँ, पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? ये उमर अब्दुल्ला बन गए हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है कि टाटा ट्रस्ट के नए CEO कौन बन गए हैं? नोएल टाटा बन गए हैं। बताइएगा धरती आबा जनजाति का उत्कृष्ट का अभियान कहाँ शुरू किया गया मोदी जी के द्वारा? ये झारखंड में किया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का जो आरंभ किया? ये असम में किया गया। मोदी जी के द्वारा 4 बायोगैस यूनिट का आरंभ कहाँ किया गया है? ये असम में किया गया है। बताइएगा एक क्वेश्चन है क्लॉडिया शिनबॉम कहाँ की जो है ना ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको। ये नॉर्थ अमेरिका की देश पड़ता है मैक्सिको, वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? क्लॉडिया सिंड्रोम नहीं, क्लॉडिया शिनबॉम बोलते हैं, शिनबॉम जो यह बनी है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद पर 300 विकेट लेने वाले कौन हो जाएंगे? कागिसो रबाडा। हाजीपुर वाला रहता तो पक्का पता, रविंद्र जडेजा। ये कौन हो जाएगा? कागिसो रबाडा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 जीता है? ये मुंबई जीता है। ईरानी कप कौन जीता है? ये मुंबई जीता है। आगे बताइए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये दुबई में किया गया। कहाँ किया गया बाबा? दुबई में यह किया गया। आगे बताइए कमिंडो मेंडिस जो है वो किस देश से खिलाड़ी हो जाएंगे? ये श्रीलंका। और ये सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो इनको दिया गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन एक्जियोम 4 मिशन का जो है वो संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? ये शुभांशु शुक्ला के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? शुभांशु शुक्ला के द्वारा किया जाएगा। आगे बताइएगा ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म नामित की गई है? लापता लेडीज जो है नामित किया जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिए कि भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसको विमानन मंत्रालय से मंजूरी जो है दे दी गई है? ये संख एयर हो जाएगा। एयर इंडिया ने ये संख एयर, ठीक बोले मनीष जी, क्या हो जाएगा? संख एयर हो जाएगा। आगे बताइएगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। ठीक है, स्कॉटलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड या स्कॉटलैंड हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताएगा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब कौन जीता है? ये रिया सिंधा के द्वारा जीता गया। बताएगा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले भारतीय बाएं हाथ के गेंदबाज कौन जाएंगे? ये देखिए 300 विकेट जो लिए हैं वो कागिसो रबाडा हो जाएंगे, सबसे कम लिए हैं सबसे कम गेंद में। और ये भारत की तरफ से जाएंगे तो 300 विकेट कौन लिए हैं? रविंद्र जडेजा बाएं हाथ के हो जाएंगे। आगे बताएगा अभ्यास काजिंद अभ्यास जो किसके बीच होता है? ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 54 में मतलब बहुत तक है, उसका क्या मतलब है? सुनिएगा कि किस अभिनेता को जो है ना 54वें क्रम का दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? ये मिथुन चक्रवर्ती को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 54वें क्रम का देने की घोषणा किया गया था और मिलियो गया था। जिस समय लेने गए थे विकलांग बने गए थे, हाथ क्या हुआ था? टूटल था, बाएं हाथ क्या हुआ था? टूटा हुआ था। तो जो होमवर्क दिया गया था पूरा घर से घिना दिया गया है, उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। और उसके बाद जो हर दिन के भांति क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। और क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि मनुष्य में जो है वो 22वें जोड़े क्रोमोसोम को जो है ना वो क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा कि मनुष्य में जो 22वें जोड़े होते हैं उसके क्रोमोसोम को जो है वो क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि मनुष्य के जो 22वें जोड़े होते हैं उस क्रोमोसोम को जो है वो क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।